Namaskar, welcome to Innovation with the community on ITV Gold. How are you this Sunday? Sunday is a very special day, and in Hindi, the day is referred to as Ravivar. Ravi is synonymous, or rather, Hindi word for sun. And 14th January, the day observed as Makar Sankranti, is dedicated especially to Lord Sun. We'll have a story about the significance of Makar Sankranti in today's Vision of Asia, but we'll begin with part of conversation where former diplomat, author, poet, and motivational speaker Dr. Dhyaneshwar Mule addressed to us, that is Indian American diaspora, here at ITV Gold Studio in the presence of our chairman, Padma Shri Dr. Sudhir Parikh. We also have this week a segment with Padma Shri Dr. Sudhir Parikh, and then we take you to swearing in ceremony. History was made at Marlborough, where Consulman Junaid Qazi took oath, and there's much more to that story. We will also have Swami Vivekananda Jayanti oriented conversation with Pramod Shah, Yogacharya, black belt karate holder, musician and teacher Guruji Surinder Kathula talks to us. So all this coming up right after these short messages. Stay with us. Let us begin with the ideas, thoughts, as well as the inspiring words of Dr. Dhyaneshwar Mule, who is acclaimed author, poet, motivational speaker, former diplomat, and currently serving as member of Human Rights Commission India. Dr. Mule, welcome. Namaste. नमस्कार अशोक जी, बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर 3-4 years. Absolutely. मुझे जो प्रिविलेज मिल रहा है आपके साथ बात करने का, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. ऐसा लगता है कि समय लांग जाता है और जहां हम थे वहां पर ही हैं, ऐसा लगता है. मुले जी 2016 में आप यहाँ से चले गए, लेकिन आप यहाँ से गए नहीं. आपको ऐसा लगता है आप चले गए यहाँ से? बिल्कुल. या तो ये कहिए कि एक मेरा अपने अंदर का हिस्सा जो है वो शायद पीछे छोड़ के गया हूँ, या तो एक यहाँ का हिस्सा जो है अपने साथ लेके चला हूँ. आपकी जो जीवन की यात्रा है उस तरफ मैं अपने कुछ ऐसे दर्शक जो आपसे ठीक से परिचित नहीं हो उनके साथ ये फिर याद कर लेना चाहता हूँ कि एक सांगली नाम के गांव से आप पुणे के पास से निकले, और ऐसा भी समय संभवतः रहा आपकी पुस्तक पढ़ते हुए कि जब आपके पास पहनने को जूते भी नहीं होते थे. मतलब प्रथा ही नहीं थी हमारे यहाँ. अच्छा. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चप्पल या स्लीपर होते थे. तो बच्चों को जो है, जब मैं कोल्हापुर आया 10 साल की उम्र में, तो पहली बार देखा कि हर बच्चे के वहाँ जो पाँव में चप्पल है. तो बहुत ही मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं था कि कोई गरीबी और भूख की समस्या थी, बट सर बहुत सर्वसाधारण परिवार से मैं आया हूँ. पिताजी किसान थे. हम लोग सब बचपन में थोड़ी उसमें भी हाथ बांटते थे. सो बट देयर आर जॉयज़. पेड़ पे चढ़ना, नदी में कूदना, दिन भर मैदान में खेलना, पाँव को जो है गंदगी, हाथ को गंदगी लेके घर में जाना, कभी कभी घर के लोगों की डांट खाना, तो ये सब किया है. तो वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो बहुत ही रोमांचक रहा है, दिलचस्प रहा है. और सबसे मैं समझता हूँ कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मिलना, उनके लिए थोड़ा काम कर पाना, इससे बड़ा आनंद कोई नहीं. थोड़ा सा और उस यात्रा का हिस्सा आपके साथ छू लेना चाहता हूँ. जब आपने बड़े बड़े सपने देखने शुरू किए और
एज स्टूडेंट आपने जो अकम्पलिशमेंट्स किए वो भी तारीफ काबिल हैं, पर फिर आप डिप्टी कलेक्टर बने पुणे के संभवतः, और उसके बाद आपने IFS ज्वाइन करने का सोचा। ये जो ट्रांजिशन और ये जो सपना आपके मन में आया, उस समय क्या आपकी चिंतन प्रक्रिया थी? नहीं, एक तो मुझे लगता है बचपन से मैं बहुत क्यूरियस था दुनिया के बारे में, और हमेशा लगता था कि अपने गांव के आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा। तो थोड़ा बहुत सुनते थे कि कोल्हापुर है, फिर मुंबई है, फिर दिल्ली है, तो मन चाहता था कि ये भी जाने कि दिल्ली के आगे क्या है। फिर मैं जब डिप्टी कलेक्टर हो गया तो मुझे लगा कि जो मेरा कैनवास जो है वो बहुत छोटा रहेगा, सिर्फ अगर मैं अपने राज्य में ही काम करूँगा। तो जब मौका आया और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, लोक सेवा आयोग, तो उसमें जब मैंने परीक्षा दी और जब मौका आया तो मैंने अपना प्रेफरेंस जो है भारतीय विदेश सेवा को दिया। तो फिर वो 3 शब्दों ने जो है, अब मुझे पता नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा, और अचानक फिर जब सिलेक्शन आ गया तो मेरे लिए भी ताज्जुब की बात थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा, सर्विस में आऊँगा, फिर देश विदेश घूमूंगा। ये तो बिल्कुल चाहत थी अंदर से, तो शायद उसी वजह से वो हो भी गया, क्योंकि चाहत ही नहीं होती, रास्ते की चाहत ही नहीं होती तो रास्ता कहाँ मिलता। तो चाहत थी और उस समय से इस तरह से आ गए। और उस समय हमारे जो गुरुवर होते थे, शिक्षक, बहुत अच्छे होते थे। वो शायद बहुत पैसे वाले नहीं थे, रिफाइंड नहीं थे, लेकिन उनका डेडिकेशन जो है, निष्ठा जिसको बोलते हैं, बहुत ही सराहनीय होती थी। तो और बहुत इंटरेस्ट लेते थे। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, जब मैं UPSC के लिए मैंने तैयारी जनरल स्टडीज़ वगैरह की शुरू की, इंटरव्यू के लिए की, तो तब मैं मुंबई में था। तो मैंने अपने टीचर्स को लिखा कि मुझे थोड़ा सा आपने जो सिखाया कॉलेज में उसका हर सब्जेक्ट का समरी बना के दे दीजिए, क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए फ़ायदा होगा। तो हमारे टीचर ने तुरंत चिट्ठी लिख के कहा कि शायद वो संभव, शायद उतना अच्छा नहीं है, मैं ही आ जाऊंगा आपके पास। अरे क्या बात, बम्बई। तो ये इस तरह का जो है एक विद्यार्थी और शिक्षक में जो प्यार का नाता रिश्ता होता था, उसने हमें आगे बढ़ाया। मैं समझता हूँ वही असली ऊर्जा वही थी। माता पिता की जो सादगी है वो प्रेरणा थी। गांव का जो वातावरण था उसमें एक बहुत फुर्तीलापन था, ऊर्जा थी। तो वो लेके हम जो है विदेश से ऊर्जा थी, वो जो स्फूर्ति थी, उसकी जो शुद्धता थी, वो आपके अंदर सृजनशीलता के साथ बनी रही। तो आपका काव्य लेखन भी चलता रहा, आपने कॉलमिस्ट के रूप में मराठी भाषा में लिखना भी जारी रखा। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप नया काम कर रहे होते हैं, नई परिवेश से जुड़ रहे होते हैं, बहुत सारी बातें आपका ध्यान खींच रही होती हैं, इस सब के बाद भी आपने मराठी भाषा में लिखना और वो जो माटी के साथ जुड़े हुए समाचार पत्र थे, अपना संबंध बनाए रखा, वो उसके पीछे क्या खास बात रही? तो बहुत खास बात नहीं है, सीधी सी बात यह है कि मेरे जो मित्र परिवार मेरा जो है या था कहिए, तो वो सब गांव में था, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले के लेवल पे था, और वो सब अंग्रेज़ी भाषा नहीं जानते हैं, मतलब मराठी में बातें करते हैं, मराठी में उनका पूरा जीवन बीतता है। तो मैंने सोचा कि मेरी माँ है जो वैसे पढ़ लिख नहीं सकती है, और उसके लिए सिर्फ मराठी ही एक में भाषा है। तो मैंने इसलिए लिखना शुरू किया कि विदेश में मैं क्या कर रहा हूँ, विदेश सेवा क्या होती है, ये उसको कैसे पता चलेगा अगर मैं अंग्रेज़ी में लिखूँ। तो मराठी में लिखूँ तो कोई ना कोई उनको पढ़ा देगा, सुना देगा, उनको अच्छा लगेगा कि अरे अपना बेटा जो है बाहर जाके कुछ अच्छा काम कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। क्योंकि नहीं तो उनको कोई ये समझने का रास्ता है ही नहीं कि अपना जो बेटा है वो विदेश चला गया, बस इतना ही, लेकिन उसके आगे भी कुछ है और कुछ देश के लिए ही गया है। ये जो भावना है वो उनको पता चले, इसके लिए भी मैंने लिखा। और तीसरी बात है कि कुछ भी कहिए अशोक जी, मातृभाषा में अभिव्यक्त करने का जो आनंद है ना, वो किसी दूसरी भाषा में नहीं है। और इसलिए मुझे मराठी और हिंदी में बहुत ही सहज, बहुत ही आनंदमय लगता है जब मैं लिखता हूँ। Here is part of our conversation with Padma Shri Dr. Sudhir Parikh in our series this week.
Namaskar, welcome, and this special edition this week with Padma Shri Dr. Sudhir Parekh. Doctor, welcome. Namaste. Namaskar, namaskar. So as we meet today, India is observing 12th January as National Youth Day on Swami Vivekananda's birthday. So talk to me about, you are aware that Prime Minister Narendra Modi is very much inspired by him. You personally also have been following Vivekananda's and his principles on his birthday. Your thoughts? Well, I think I was very privileged and fortunate to give this 5 years ago. Gave this speech in Chicago at the auditorium where he spoke 130 years ago, and that was real privilege. And I was invited by our Indian American community of Chicago and city of Chicago to be a speaker there. And because I always, and I accepted their invitation because Vivekananda, I always believe Vivekananda was a real inspirational figure, is a mentor, it's like a guru, whatever you call it. Because, and he has a vision. He was way before his time. It means, as you know, that he was what, in 30s, and when he went to Chicago, or came to Chicago, and that time his vision was different. And his vision about Hinduism, even though he was wearing saffron clothes, he told in that speech, his famous speech, that he is not guru or sadhu. He is wearing saffron because saffron is kind of symbol of peace and harmony. And he said that Hinduism is not ideology or ideologue. It's a thought. It's a soch. It means Hinduism is always believes in inclusion, believes in Vasudhaiva Kutumbakam, believes in respect others as you expect respect from others. And that was what a fantastic speech 130 years ago. And really, I really kind of worship him for his thinking, his vision, and his guidance. Absolutely, and I also quote Swami Vivekananda. He said, each soul is potentially divine, and the goal of life is to manifest the divinity within. And now we switch gears from divinity to politics, and how far politics manages to sustain this element of divinity as we are close to state elections in Uttar Pradesh and Punjab, etc. in India. How do you see the way situation is unfolding with the new variant also causing disturbance in holding political rallies? Well, I think the new Omicron virus is surging right now in India. And what I understand from the yesterday's news, that almost 20,000 plus daily new cases, infections are registered. And so it could be much more because not everyone is getting tested themselves. So I think it's really surging, and they expect that surge will come sometime in mid-February or early February, and it will end probably at the end of the February. But it's a good news and bad news because this Omicron, it's a virus which is very infective. That's the bad news, but it is very mild because most of the majority of the people has some kind of vaccination, either 1 dose, 2 dose, complete dose, or booster. And in India also, almost 80% people have 1 dose, and at least 40% people have 2 dosage. And now they started the booster in elderly people above 65. So I think India should do good. Hopefully there is not rush into the hospitalization and there is not many deaths. That's very good. And looking at the way Prime Minister Narendra Modi is leading the nation, and we have good news on the economic front in spite of what India has faced.
we are doing good as a nation on economic front, but how much of it is reflected when voters are casting their vote in the state elections? And do you see that as a star campaigner for BJP, Prime Minister's President in UP is also going to woo voters? Well, now I think, as you know, that election commissioner has changed the rules. It means up to 15th of January, means up to next Saturday, there is no big rally, there is no Padayatra, there is no large gathering, and most of the campaigning is door to door or virtual. And let's see, and I have feeling that they will extend again 15 January to probably till election, because surge is going on, and surge is going to get worse rather than better in next couple of weeks. And so there is a different kind of election, and that's a good experiment. And and I think BJP is well equipped with the virtual campaigning. I think they are the best equipped rather, and they know how to do it. And I think opposition has kind of disadvantage here because they are not well equipped. They don't have that much resources as BJP has. So I think advantage to BJP in this virtual campaign. And let's see what happens. Only negative is because Prime Minister and Yogi Adityanath and Home Minister, they are very good at emotionally charging their followers or volunteers, and that may not happen because there is no personal rally, and that can lead to sometime apathy in volunteers, and that can sometime act as or work as a negative thing. I think that's a very important point you made, but your observation about them being successful in connecting with people emotionally speaks volumes about what substance they have. And India is a very emotional country. People are emotionally charged. But let me ask you about the role that religious oriented emotions are likely to play in these elections. And allow me to add that with Prime Minister's presence in Varanasi and at several places, he has kind of energized Hindus and connected them with a sense of self-esteem. So will that translate into votes also? Yes, I think so, because I think once you emotionally excite, or emotionally, not excite is the wrong word, but emotionally charge the all the Hindus about their faith, their devotion towards God and goddesses, I think that helps. Plus now under BJP rule, Ayodhya temple is coming as a reality. I think they are going to inaugurate next year. So all this thing does help, and it will help to BJP. So now, as every coin has two sides, so when you are strong in one side, then the opposition start questioning about your secular credentials, and will that also have some negative impact? And allow me also to bring a few opposition leaders. And Rahul Gandhi is criticized for being mostly on the tour when he is needed very much in India, but he doesn't stop tweeting. And overall, Congress leadership, after what we saw in Punjab, do you feel that they will be able to have a sort of a consolidation of confidence among voters? Probably not, because I think even yesterday Priyanka Gandhi was in one interview was talking to India Today. They also realized that there are lakhs of people come to the rally, but they are not able to convert them into the votes, and there is something is disconnect. And so Congress has some disconnect right now, currently in India, and therefore I think Congress is a very weak party. And every state has a strong local party which may give challenge to probably BJP. But as long as oppositions are not united, I think BJP has very easy
win. Yeah. Very briefly, staying with what happened with Prime Minister's security and Chief Minister Channi mentioning in one of his interview that he updated Priyanka Gandhi about all the situation, has also brought criticism at his doorstep that she is not a constitutional figure and not holding any position. Why should you be reporting to her? So, how that puts Congress in Punjab in particular with Navjot Sidhu as president? I think what he said was a completely wrong quotation, because I mean wrong thing he did, that he consulted Priyanka Gandhi, who is not in any constitutional authority. So that is a completely wrong thing, and it may kind of backfire. But if you look at the history, I think Congress has a very strong hold in Punjab, historically speaking, than BJP, and therefore I think unless the Captain Amrinder Singh plays some role, a significant role, then I think probably it's a very very interesting fight there. Cleanliness is required on several fronts. And last question, Dr. Saab, relates to another cleanliness which is necessary with countries that support each other. And what we have seen, the situation which was seen with Prime Minister's moving on the flyover, and there was one animation about a year ago which was put out by someone, Khalistan supporter here from America. You might have seen those images. That was pretty much how things unfolded. Of course, the last part was different. But so the question is, should India approach America and seek strong action against those who harbor anti-India activities from the soil of America? Yes, of course. India should do that, and India should do not with America but also with the Canada, because most of the Khalistani sympathizer is in Vancouver, and that party should be banned there. Actually, unfortunately, right now Canada and India does not have good diplomatic relation because of that, because Canadian administration or government of the day, it's not promoting, but supporting or staying silent against these Khalistan people, and they should be banned, because any terrorism or any terrorist activity should not be encouraged. Absolutely. And as we conclude today's conversation, Dr. Sudhir Parikh Saab, tell us, should people be concerned about this Omicron, and can you project how long it is going to last? Usually this kind of virus lasts for 6 to 8 weeks. So my feeling is that in USA, I think at the end of this month we'll have peak, and then it will subside by end of the February. In India also, peak will be in February, and it will subside sometime in early March. And so it's a good news. And because of this, because of the large people already have vaccination in India as well as in USA, and because of that, this virus is very mild, and a lot of people are getting infected, but they are not suffering that much. That shows that probably this is the last significant variant we are coming across, and the pandemic may turn into endemic, where this COVID thing becomes like any other cold or flu. Very nice. And your parting words for our viewers? Well, dear friends, thank you for joining us. As you all know, that still Omicron virus is surging both in USA as well as in India. So please get vaccinated, please get boosted, and please follow the CDC guidelines, wear the mask, and stay away from the gathering and the crowd, restaurant, and do not fly if you can,
because that's a real super spreader for this virus because it's so infective. Therefore, please be safe and be healthy. We'll see you next week. Till then, God bless America, God bless India, God bless Indian American, and we'll see you next week. Thank you. Jai Hind. Junaid Qazi has always been active as a community leader. In addition to being a community leader, he was active member of Overseas Congress. Later on, he switched to Bharatiya Janata Party, but at the home front right here in America, he became active in the mainstream politics and ended up winning an important election and creating a history. Here are some excerpts from swearing-in ceremony where Junaid Qazi and other two council members at Marlborough took oath. And that I will faithfully, impartially, and justly perform all the duties of council member, term expiring December 31st, 2025, according to the best of my ability, so help me God. Congratulations. Thank you ITV for this wonderful coverage. This is the historical moment. ये हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसमें मैं पहला भारतीय हूँ रिपब्लिकन टिकट के ऊपर जो न्यू जर्सी में जीता हूँ. सो ये हम सब के लिए गर्व की बात है और यहाँ पे मुझे पब्लिक ने मुझे मतदान दिया है और मुझे मैंडेट दिया है. उस मैंडेट के साथ I will work for the Marlborough Township 100% with every possible way to do the right thing for the Marlborough Township and our people. So thank you so much for ITV for coverage. Hi, we're here in Marlborough Township. My name is Mayor John Hornick, and we just sworn in our first Council President Qazi, first Republican Indian elected in ever in New Jersey. We're very pleased to have him here, and we look forward to working with him and continue to make Marlborough a great place for everybody to live. We have a very high Asian Indian population in Marlborough, almost 20% of the population, and we're really, really proud of that, and we're going to continue to grow and looking for great things. So everybody be safe, be careful. There's some snow coming tomorrow, and stay safe. Hi, I'm Bob Healy, and I am running for Congress in the 3rd District in the wonderful state of New Jersey. Congratulations to Marlborough, an exciting night. Tony, Michael, and Junit are going to be great for Marlborough. It's great to see the unity up there on the dais between the mayor, the sitting council people, the new members. This is going to be a really, really great time for Marlborough. And Marlborough is a wonderful community. So I'm very excited to continue to work with everyone, both sides of the aisle, continuing to make Marlborough great. Hello, my name is Councilman Michael Millman. We were sworn in tonight alongside my running mates Antoinette Denuzzo and Junaid Qazi, who are my proud running mates. I want to say that we are very excited and we thank the citizens of Marlborough of voting for us, and we cannot wait to help serve the community of Marlborough. Thank you so much, and we'll be there for you. Hi, John Gibardi. I'm a resident of Marlborough and currently the Republican Municipal Chairman. The team of Denuzzo, Millman, and Qazi. Junaid Qazi, the first Indian-flavored Republican elected in the history of New Jersey, was sworn in this evening, the first Republican council chairman of a township. And then you have Antoinette Denuzzo and Michael Millman rounding off the 3 Republicans that take control of Marlborough Township, 3 against 2 with a Democratic mayor. We're all working for the citizens
to continue into the future. And Marlboro, with this team, watch out because here we come. Thank you so much, Marlboro, for your support. And today we celebrated 3 new council members. I'm excited to work with them. You know, it's with bittersweet, obviously, for working with the old council members for many years. Fantastic people, great volunteers in the township. And so we move on, right? So as we heard tonight from our council members that, you know, the township spoke and we have new council members in, so it's time to move on. We've had some good conversations so far, and I think we'll all do the right thing moving forward. I'm excited to work with them. I'm interested in hearing, you know, their views on things, and I'm here to support them in their transition. And as always, you know, do what's best for the township. So again, it was congratulations to all 3, and I wish them the best of luck. Thank you. Hi, my name is Antoinette Denuzzo, newly sworn-in councilwoman in the Township of Marlboro. My running mates and I, Juna Kazi, Michael Millman, and I, Antoinette Denuzzo, are the 3 new Republican council people on the Township of Marlboro Council. We are very excited to have been sworn in this evening, and we look forward to doing wonderful things in the Township of Marlboro. Hi, everybody. I want to congratulate Junaid, Mike, and Tony on a tremendous win. We are very, very proud of them. They pulled off a tremendous victory. We are so happy for them. I want to promise my full support. Junaid, if there's anything I can ever do for you, you know exactly where to find me. I'll be there every step of the way. I think you're going to do a fantastic job. You're just the type of temperament and talent that we need in this position. And you're going to make Marlboro proud. You're going to make Monmouth County proud. And you're certainly going to make all of your colleagues proud. So best of luck. God bless you. And on to victory again in a successful year. Thank you. And I am pleased to be here tonight and honored to see the swearing in of 3 wonderful candidates in June, Tony and Michael. I could not be prouder of them. They did a tremendous job in their election, and I know they're going to do great things for Marlboro. So again, it's a wonderful night, and I'm looking forward to 2022 being even better because of these candidates. Have a great night. Swami Vivekananda is known as someone who brought awareness about India's spiritual heights to the Western world. And all of us remember his famous speech at Chicago Parliament of Religion, when he said, "Brothers and sisters of America," people stood up and continued clapping for minutes together. That is the power of resonance which his presence created with people. We talked to Pramod Shah from Kolkata, who did extensive study on Swami Vivekananda, about Swami Vivekananda's life. And 12th January, as you know, is observed as National Youth Day in India. Here is a part of my conversation with Pramod Shah. अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अभी लॉकडाउन पीरियड है, हमारे बहुत सारे लॉक्स लगे हुए हैं, तो ज्ञान की तरफ ले जाने की जो बात स्वामी विवेकानंद ने कही है, वो कई लॉक्स को खोलने में सहायक होती है. इसीलिए वो इतने प्रिय भी हैं और उनका जो प्रभाव है, और बल्कि वो एकदम जागृत, एकदम हमारे मध्य में उनकी उपस्थिति है, ऐसा हम में से कई लोग महसूस भी करते हैं. और वो दिख भी रहा है एक्चुअली जिस तरह का उनका प्रभाव है. यदि आप फिर से ये याद करें कि 39 बरस और कुछ ही महीने का उनका ऐसा जीवन काल रहा जब वो सशरीर थे, उसमें से भी आप समझिए कि 23 बरस की अवस्था में तो वो हिमालय की यात्रा पर चले गए, 27 में वापस आए. तो मोटा मोटी जो मेजर कंट्रीब्यूशन के उनके ईयर्स, कंट्रीब्यूशन इन द सेंस ऑफ जो उनका लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है, वो मुझे लगता है 10-11 बरस के 9 साल जी. तो 11 सितंबर 1893 में शिकागो का पहला स्पीच था उनका जी, और 4 जुलाई 1902 को देह त्याग दी उन्होंने जी. तो 9 साल ही पूरे नहीं हुए. तो उसके पहले अमेरिका जाने से पहले वो भारत में भी संबोधन करते थे या ऐसा कोई? बाद में बोलते थे, बाद में बात करते थे, पर गाजीपुर जिले के हाकिम थे पेरिंगटन जी, अंग्रेज. उन्होंने कहा कि आपकी बातें की इज्जत यहाँ नहीं होगी, आप विदेश जाओ, पश्चिम जाओ. और एक पांडुरंग राव थे पोरबंदर के, कहा भारत में
आप अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकोगे, आपको विदेश जाना पड़ेगा। तब उन्होंने कोशिश की, मैसूर वालों से कुछ बात की, मैसूर राजा तो उनका सहायता कर देंगे। और मद्रास वो उनको राश नहीं आई। और मद्रास में कुछ शिष्यों ने मिलकर के 500 रुपए इकट्ठे किए थे कि क्या नहीं समझ बांट, इसको तुम गरीबों में बांट दो, नहीं जाऊंगा। अंततः अजीत सिंह जी ने इनके जाने की व्यवस्था की और इनको दिया वहां पे जाके करें मिलने के लिए। सारी व्यवस्था अजीत सिंह जी ने वहां उनको भेजा। ये बात थी 31 मई को। 31 मई 1893 को उन्होंने जहाज में बैठाया, उस हवाई जहाज थे नहीं, तो उस समय वो गए वहां पे अमेरिका। जी, मैं प्रमोद आपके साथ दो बातें और याद करना चाह रहा हूँ संक्षेप में, जिसमें से एक मुझे हल्का सा ऐसा स्मरण आता है कि जब वो वनचर जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे और उन्होंने एक समय में ऐसा संकल्प लिया था कि मैं अपनी ओर से कोई उपक्रम नहीं करूंगा भोजन प्राप्ति का, अपने आप आएगा तो, और वो कुछ आया था। इस प्रकार की एक घटना, उसको आप थोड़ा और उसका खुलासा कर सकते हैं यदि ऐसी कोई घटना आपको याद आती है। और दूसरी बात है अनिश्चय का श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ सामना करने वाली बात। जब वो अमेरिका पहुंच गए थे तब भी वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे कि कहाँ जाएंगे, और किसी ने पूछा कि कहाँ जाओगे, और तो वो दोनों घटनाएं आप खास करके इस दृष्टि से कि अपने आप में कितनी आश्वस्ति उनके भीतर थी और वो अपनी श्रद्धा का परीक्षण भी किसी रूप में कर रहे होंगे, ऐसा भी कहा जाता है। तो क्या कि वो इतने बेचैन थे जाने के लिए कि मुझे लक्ष्य हासिल करना है। बोले कोई इंतजाम नहीं होगा तो मैं अफगानिस्तान, ईरान इधर होकर के पैदल निकल जाऊंगा अमेरिका। यहाँ तक था कि जहाजों में जाकर इस तरह की उन्होंने सोची, उनके इतनी हिम्मत थी। तो क्या है कि कोई पता लेके गए थे वहां पे किसी का, तो पता खो गया उनसे। तो पढ़ने में आता है कि वो बैठे हुए थे कहीं बाजार में, सड़क पे, और इस तरह ड्रेस देख करके वो अजीब लगती, लोग ये कौन है, कहाँ से आ गया। तो कहते हैं कि महिला ने देखा, तो बातचीत की, तो पता लगा कि जो सेक्रेटरी है शिकागो का प्रोग्राम का, उनके दोस्त की वाइफ थी, ऐसा सुनने में आया है। तो उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझसे बात करवाती हूँ। तो बात की ना, सेक्रेटरी ने कहा भाई क्या करे, लास्ट जो भाग लेने का समय जो है ना वो तो निकल गया, तो आपका नाम जा नहीं सकता, लेकिन मैं अपने सेक्रेटरी के अधिकार से आपको 2 मिनट अंत में दे सकता हूँ। तो बाद में उनको 2 मिनट दिया गया। तो पहली बार उन्होंने कहा ना, आप सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में संबोधन पहली बार ऐसा कोई संबोधन था कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा हो इस तरह। तो उनको बड़ा अच्छा लगा और एक आध मिनट तो ताली बजती रही। तो बाद में जब स्पीच दिया ना, तो इतने पॉपुलर हुए कि इनका स्पीच लास्ट में इसलिए रखा जाता था कि ये बोलते को सुनेगा नहीं बात, इसलिए रखा जाता था। Guruji Surinder Kathula is another versatile individual who is not only a black belt karate holder. He came to America as an IT professional, but he learned yoga and music right from his childhood, to the extent that he teaches yoga as well as classical music to students. He is also a devotee and is founder of a temple dedicated to Shirdi Sai. Here is part of my conversation with this amazing, inspiring individual. समय का सदुपयोग करना तो कोई गुरुजी सुरेंद्र कथुला जी से सीखे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जो शास्त्रीय संगीत, अभिनय कला, कराटे और योग इत्यादि कई शाखाओं का उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, उसका एक राज छुपा हुआ है कि वो सुबह 3 बजे उठकर कुछ न कुछ सीखने और करने की तरफ लग जाते थे। बहुत बरसों से, लगभग 7 दशक पार करने के बाद भी युवा लगने वाले गुरुजी सुरेंद्र कथुला एक बड़े सधे हुए शास्त्रीय गायक भी हैं। प्रस्तुत है उनसे बातचीत का ये अंश। एक प्रतिभा एक मनुष्य को पूर्णता तक ले जाने में सहायक हो सकती है,
और यहाँ तो विभिन्न प्रतिभाएं आपके साथ हैं, तो आप उनके बीच में तालमेल कैसे बिठाते होंगे, ये प्रश्न लेकर मैं आपके पास आऊँ। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि आप अमेरिका आए थे तो आईटी फील्ड में आप सक्रिय रहे हैं जी। तो आप बताएं बचपन से क्या आप बनना चाहते थे? देखिए, सबसे पहले घर पर ही संगीत थी। माताजी वो गाया करती थी और घर पर हारमोनियम था, तो मैं 3 साल की उम्र में हारमोनियम बजाने लगा। घर पर थी हारमोनियम और फिर संगीत घर में थी। 4 साल के आयु में मैंने एक परफॉर्मेंस भी दे दिया है हारमोनियम बजाते हुए, गाते हुए। परंतु मुझे वैसे बचपन से ही मैथमेटिक्स में काफ़ी शौक़ था, तो इंजीनियर तो करना ही था, परंतु कई चीज़ें बीच में आई हैं। सो जब प्रोफेशन की बात आई है तो बाद में जब पीयूसी, वो ज़माने में एचएससी के बाद पीयूसी हुआ करता था, तो पीयूसी में हमें डिसाइड करना पड़ता था वेदर यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग और मेडिसिन। तो मेडिसिन का तो सवाल नहीं था, मुझे बायोलॉजी और बॉटनी में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने मैथमेटिक्स ले ली। इसके पश्चात हमारी एजुकेशन चलती रही, तो लंबी, आई मीन मेकिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर हम कॉलेज गए। उसके पश्चात वाइल इन द स्कूल, जब स्कूल हम जाते थे तभी शास्त्रीय संगीत की भी पाठशाला हमने अटेंड की है। तो जैसे मैंने एचएससी, मेरा हाई स्कूल एजुकेशन, जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के साथ साथ ही उसी साल में मैंने संगीत विशारद भी कर ली। तो संगीत विशारद आप रहे हैं, इस बात को केंद्र में रखते हुए जो संगीत आपको अपने भीतर के आनंद से जोड़ता है, और ख़ास करके जब भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो दिव्य की आराधना उसका मूल है, ऐसा हम सुनते हैं। आप अपना अनुभव बताएं। संगीत आपने बड़े बड़े जो पंडित MS पेंडसे जी, पंडित VU राजुरकर जी और गुरु राधा कृष्ण मूर्ति जी, इन सब से आपने सीखा है, तो वो सीखने के समय का अनुभव और खुद जब आप रियाज करते रहे हैं या आपने जब प्रस्तुतियाँ की हैं, तो वो जो एक संगीतकार के रूप में आपकी आंतरिक अनुभूति है, वो थोड़ी सी हमारे दर्शकों को बताएं। संगीत देखिए, ये तो एक ऐसा डिवाइन कला है। भक्तिपूर्वक हम जब संगीत में बैठ जाते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से भक्ति में डूब जाता है, और इस तरह का एक ध्यान हो जाता है जैसे मेडिटेटिव है। बचपन से ही मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब मैं म्यूज़िक सीखने के लिए गया करता था, हमारे गुरुजी जब पंडित मधुकर शंकर राव पेंडसे जी, उनके मुख से कुछ निकल जाता तो मैं करके बता देता। उन्होंने एक दिन कहा कि स्वरों का एकदम स्थान अच्छी तरह अपने जहन में और कंठकूप में बिठाना है तो पानी में बैठकर कंठकूप तक स्वरों का साधन करनी चाहिए। तो अब देखिए, मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद में विंटर के सीज़न में एकदम ठंड हो जाता है, तो एक ड्रम हुआ करता था घर में, पानी का बड़ा बैरल, तो उसमें हम रात को पानी भर देते थे और फिर सुबह 3 बजे उठकर हम उसमें बैठ जाते थे और एक स्टूल पर तानपुरा लगा लिए स्वर विस्तार करते थे 1 आवर। क्या बात है। ऐसा हम हर साल 4 महीने का वो रियाज हो जाता था। उससे मानिए कि जब हम गाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता था, तभी बहुत मज़ा आता था। When you sing and you feel that the melody and beauty for yourself, that means you are in trance and you are enjoying it. जब आप उसको एंजॉय करते हैं तो श्रोताओं भी एंजॉय करते हैं। और जी या तो उन दिनों में साधन 3-3 घंटे 4-4 घंटे हम साधन करते थे, तब जाकर
गुरु लोग भी ऐसे ही थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। यदि कोई स्वर गलत हो जाए तो फिर वो क्रोधित हो जाते थे और बहुत क्रोध करते थे। तो ये मैं आपकी इस बात से लेके जो भीमसेन जोशी जी की गायकी है, ऐसा लगता है कोई एक शेर का जो स्वर है, यानी एक बहुत गंभीर भी है, गहराई भी है और एक अलग प्रकार का रुआब है जैसे उनकी वाणी में, माधुर्य के साथ निश्चित रूप से। जी। उनके साथ स्टेज पर बैठने का जो आपका अनुभव था, बहुत ही सुंदर अनुभव, बहुत ही सुंदर अनुभव। वैसे मैं गंगूबाई हांगल जी के घर में वहाँ पर भी था, मैं मेरे गुरु माँ के साथ गया था, मालिनी राजूरकर जी, तो वहाँ मैं 10 दिन रहा है। तो वहाँ पंडित भीमसेन जोशी जी भी आ रहे थे। तो जब उनके कार्यक्रम में पहली बार मुझे बोला गया, हमारे गुरुजी और हमारे म्यूज़िक कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब थे, दंताले साहब, गोविंदराव दंताले, इन्होंने कहा आपको पंडित भीमसेन जोशी का संगत करना होगा, उनके साथ गाना होगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ जो बैठकर हमने गाया है, ये अनुभव तो कभी भूला नहीं जा सकता है। एक ऐसी बुलंद आवाज़ और उनके तान, उनके साथ में गाने का जो अनुभव है, हमें उनसे थोड़ा कुछ मिल गया है। कुछ उनका गाया हुआ आप थोड़ा सा अगर गाएं। वैसे तो कई हैं, तो वो शास्त्रीय संगीत के ही बहे माहिर थे, बहुत ही माहिर थे, तो आप सभी को पता है, सारा संसार जानता है ना। पर वो अंत में भजन गाते थे जी। उनका बहुत मनपसंद भजन एक था भैरवी में, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। 14 January observed as Makar Sankranti is the day when Lord Sun enters into Makar Rashi. Right before Makar Sankranti, Lohri was observed in Punjab. There are other festivals around this day in different states, whether it is Pongal, Bihu, in Maharashtra also. So with New Year, a lot of festivals, and with this festivity, here is a part of my conversation with Shastri Jagdish Tripathi about significance of Makar Sankranti. और अब विजन ऑफ एशिया में मकर संक्रांति के पर्व पर कुछ विशेष जानकारी के साथ वैदिक स्कॉलर शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी। मकर संक्रांति पतंग उड़ाने के साथ भी याद किया जाता है जयपुर और अहमदाबाद में खास तौर पर। साथ ही गुणीजन बताते हैं कि सूर्य भगवान मकर राशि में उस दिन प्रवेश करते हैं। और क्या कुछ है इस दिन के आसपास उत्सवों की श्रृंखला में भारत में, शास्त्री जी निवेदन आपसे बताएं। तो मकर तो सबको पता ही है, हमारी 12 राशियों में से एक राशि है मकर राशि। और हमारे जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों का जो निर्धारण है वो ये है कि सूर्य एक राशि में एक महीने तक रहते हैं। तो क्रम से एक एक राशि में जब सूर्य दूसरी राशि में जाते हैं, तो प्रति मास में हर महीने जिस दिन सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को संक्रांति बोलते हैं। तो संक्रांति हर महीने होती है, प्रत्येक महीने में संक्रांति होती है। लेकिन यह जो है मकर की संक्रांति है, तो अब यह है कि सूर्य नारायण भगवान सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इस बात को षड्मासः उत्तरायणम तो उत्तरायण में जब सूर्य जाते हैं तो मकर की संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो हमारी भारतीय वैदिक परंपरा में, ट्रेडिशन में सूर्य का उत्तरायण होना कल्याणकारी, शुभ है।
और यह भी महाभारत में एक प्रकरण है जिसमें यह हुआ कि पितामह भीष्म सर की सैया पर लेटे हुए थे और वह प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब सूर्य उत्तरायण में जाएंगे तब मैं देह का त्याग करूंगा। और ऐसी मान्यता है और ऐसा शास्त्रीय परंपरा है कि उत्तरायण के सूर्य में किए गए कार्य कल्याणकारी हैं। तो भगवान भास्कर उत्तरायण होते हैं और इसीलिए यह संक्रांति विशेष मानी गई है। और इसमें रामायण में भी कई जगह में उल्लेख है कि माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थपति ही आव सब कोई। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब माघ के महीने में मकर राशि में भगवान भास्कर प्रवेश करते हैं तो सब लोग तीर्थपति मतलब तीर्थों के राजा जो प्रयाग हैं उसमें सब देव ऋषि गंधर्व मुनि इत्यादि सिद्ध आचारण सब तीर्थपति में आते हैं और गंगा जी में स्नान करके भगवान का अर्चन करते हैं। और वह माघ के महीने में मकर में जब सूर्य जाते हैं सूर्य को उत्तरायण में, वह बहुत कल्याणकारी माना गया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि उसी के एक दिन पूर्व मकर की राशि में जब सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं उससे एक दिन पूर्व की संध्या में वो पंजाब साइड में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। तो वह उसको उस समय मनाए जाते हैं, भाषा के उससे अलग अलग हिसाब से अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। तो आपको भी भगवान भास्कर के सूर्य के उत्तरायण होने की खूब बहुत बहुत मंगल कामना और समस्त ITV के दर्शकों को भी भगवान सूर्य के मकर गति होने में शुभकामना। सबका जीवन कल्याणकारी हो, भगवान भास्कर सबके जीवन में। शास्त्री जी एक प्रश्न और छोटा सा ये कि मकर संक्रांति के दिन क्या विशेष हमको करना चाहिए और कोई ऐसा मंत्र जो इस दिन की महिमा के साथ सूर्य भगवान के साथ जुड़ा हुआ? तो पहला तो यह है कि गायत्री जो मंत्र है वह भगवान सूर्य की ही आराधना का मंत्र है, जिसका विस्तृत नहीं तो लेकिन संक्षेप में कहूँ तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह सविता देव मीन्स भगवान भास्कर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं यानी पूरे भुवन के आत्मा हैं। तो उन भगवान भास्कर को तो मैं समझता हूँ कोई मंत्र मैं कहूँगा सबको पता नहीं, लेकिन गायत्री मंत्र लगभग सबको स्मरण में है। तो सब लोग भगवान भास्कर को गायत्री मंत्र जप करके नमस्कार करें, जल दें। और ख़ास करके महत्वपूर्ण ये है कि मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ मूंगफली इत्यादि ये तो इनके लड्डू बनाते हैं। और फिर उस दिन खास करके खिचड़ी जो होती है, खिचड़ी ज़रूर खानी चाहिए, ऐसी हमारी परंपरा रही है। तो खिचड़ी बनाई जाती है भोजन में, भोज्य, और तिल के लड्डू मूंगफली इत्यादि ये सब भोजन में होना चाहिए और इसका दान भी करना चाहिए। तो संक्रांति में वैसे तो प्रत्येक संक्रांति में जो लोग जानते हैं, लेकिन उस दिन जो आप ग्रहण करते हैं उससे पूर्व आप उसका थोड़ा दान करें। तो खिचड़ी का दान करें, तिल का दान करें इत्यादि, गुड़ का दान करें। ये करने से भी आपके जीवन का कल्याण होता है, यह विशेष है। And now time to say goodbye from today's Vision of Asia. But before that, time also to recollect that you can always be with our programming and some live shows on our Facebook page. So be your friends of ITV Gold on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Keep writing events at itvgold.com. Stay safe, stay well. This is Ashok Vyas. Thank you. Namaste. Thank you.